वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं मैकेनिकल वालों के लिए क्लास लेता हूं। तो इतना दिन से हम फीटर, टर्नर, वेल्डर वालों का क्लास ले रहा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैशिनिस्ट वालों का क्लास। ठीक है, जो मैशिनिस्ट का जो स्पेशल कुछ मशीन रहता है, शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, मिलिंग मशीन, प्लेनर मशीन, तो ये और 3-4 मशीन जो रहता है उसका बारे में मैं आज से क्लास स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट जो क्लास होगा आज से शेपर मशीन से क्लास स्टार्ट होगा। तो शेपर मशीन से जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। शेपर मशीन से एटलीस्ट 100 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यही बोलना चाहूँगा कि मेरा मदर टंग बंगाली है, हिंदी नहीं है। तो हिंदी पढ़ने में और बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं जो हिंदी बोलता हूँ उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हिंदी पढ़ने में अगर 1-2 गलती हो जाएगा तो उसके लिए पहले से ही हम सॉरी बोल देते हैं। ठीक है, मेरा यही टारगेट है, सिर्फ आप लोगों के सामने नया नया क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रेजेंट करना। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं शेपर मशीन, मिलिंग मशीन, एवरी मशीन से क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, जो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है उन सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आज से मैशिनिस्ट वालों के लिए स्पेशल क्लास देते रहूँगा। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा शेपर मशीन से। तो शेपर का कौन सा क्लास रहेगा? साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर। तो साइज और स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर से आज का क्लास होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शेपर का भाग नहीं है? बोल रहा है शेपर मशीन का कौन सा भाग नहीं है जो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन देखते हैं, रैम या क्रॉस स्लाइड या क्लैपर बॉक्स या टूल हेड। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो स्टूडेंट शेपर मशीन को यूज़ किया उन सभी स्टूडेंट जानते हैं कि क्रॉस स्लाइड शेपर मशीन का पार्ट नहीं होता। क्रॉस स्लाइड होता है लेद मशीन का पार्ट। ठीक है, तो लेद मशीन का एक पार्ट होता है क्रॉस स्लाइड, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस स्लाइड। ठीक है, तो क्रॉस स्लाइड शेपर मशीन का पार्ट नहीं है। तो क्रॉस स्लाइड की जगह क्या होता है, इधर अगर क्रॉस रेल रहता तो तब हो जाता वो शेपर मशीन का पार्ट, और क्रॉस स्लाइड होता है लेद मशीन का पार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे अगर रैम का बात करेंगे, ये होता है रैम, ये होता है टूल हेड, ये होता है क्लैपर बॉक्स, और क्रॉस रेल का अगर बात करेंगे तो इधर होता है क्रॉस रेल। ठीक है, तो चारों पार्ट को मैं दिखा दिया। बाकी जो देख सकते हैं, ये टेबल है, ये टेबल, ये टूल सपोर्ट होता है, ये बेस होता है, और बाकी जो क्रॉस फीड एडजस्टेबल स्क्रू होता है। ठीक है, ये रैम लॉक होता है। तो बाकी जो पार्ट है तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, पीडीएफ मैं उन सभी स्टूडेंट को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संक्रिया शेपर के उपयोग से नहीं होती है? मतलब संक्रिया मतलब ऑपरेशन, तो शेपर मशीन से कौन सा ऑपरेशन नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन गियर काटना या स्प्लाइंस काटना, उधर तथा क्षैतिज सतहों की मशीनिंग, या वर्गाकार चूड़ी काटना। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम लोग शेपर मशीन देके गियर काट सकते हैं, स्प्लाइन काट सकते हैं, हम लोग कोई भी इंक्लाइन सरफेस में काट सकते हैं, जैसे वी ब्लॉक बना सकते हैं, की बना सकते हैं। तो उधर तथा क्षैतिज सतह में मशीनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लाइन सतह में भी मशीनिंग कर सकते हैं, लेकिन चूड़ी नहीं कर सकते, थ्रेड नहीं कर सकते। तो शेपर मशीन से हम लोग थ्रेड नहीं काट सकते, लेद मशीन द्वारा हम लोग थ्रेड काट सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार चूड़ी काटना। ओके, तो वर्गाकार चूड़ी काटना शेपर मशीन से नहीं होता। तो इसका बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, शेपर पर सरल से जटिल पोकर तक संक्रिया मतलब ऑपरेशन की जा सकती है। मतलब शेपर मशीन में सरल प्रक्रिया से, सिंपल मशीनिंग से कॉम्प्लिकेटेड मशीनिंग तक भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सरफेसिंग, खांचे काटना, पार्टिंग ऑफ, कीवे काटना, या शोल्डर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शेपर मशीन। मतलब बोल रहा है क्या, खांचे काटना, कोई भी स्लॉट काटना, पार्टिंग ऑफ करना, कीवे काटने के लिए, वी ब्लॉक काटने के लिए, तो इंक्लाइन सरफेस को मशीनिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शेपर मशीन को। ठीक है, तो शेपर पर कोई भी थ्रेड नहीं काटी जाती है, शेपर मशीन द्वारा हम लोग कोई भी थ्रेड नहीं काट सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, शेपिंग मशीन का विशिष्टकरण निम्न के अनुसार होता है। शेपिंग मशीन जो होता है उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? उसका स्पेसिफिकेशन होता है, अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं,
स्ट्रोक लंबाई का अनुसार स्ट्रोक लेंथ का ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, इनपुट पावर का ऊपर डिपेंड करता है, ड्राइव का पावर, काटिंग स्ट्रोक से रिटर्न की अनुपात, मतलब काटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का अनुपात जो होता है 3:2 होता है, और किसका ऊपर डिपेंड करता है, फीड का ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो मशीन का जो विशिष्ट स्पेसिफिकेशन होता है तो किसका ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रोक का लंबाई का ऊपर, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ का अनुसार ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। तो आप देख सकते हैं कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चंस है कोई ना कोई एग्जाम में आया है, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके कि कोई क्वेश्चंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया है, नहीं तो इसरो में आया है, नहीं तो यूपी ट्रिपल में आया है, मतलब कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया है, ठीक है। तो देख लेते 4 नंबर का क्वेश्चन, शेपिंग मशीन का रैम किस में स्लाइड करते हैं। शेपिंग मशीन का जो रैम होता है ना, आप देख सकते हैं ये होता है रैम, तो रैम किसका ऊपर स्लाइड करते हैं, तो किसका ऊपर स्लाइड करते हैं, डॉवटेल ग्रुप का ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो डॉवटेल ग्रुप का ऊपर स्लाइड करते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉवटेल ग्रुप। तो पहले जानना डॉवटेल ग्रुप कैसा होता है, डॉवटेल ग्रुप इस टाइप का होता है, जैसे हम लोग डॉवटेल फिटिंग करते हैं ना, तो ऐसे डॉवटेल ग्रुप होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है डॉवटेल ग्रुप। तो अब देख लेते इधर बॉक्स में क्या दिया है, शेपिंग मशीन का रैम डॉवटेल ग्रुप में स्लाइड करते हैं। शेपिंग मशीन का जो रैम होता है वो डॉवटेल ग्रुप में स्लाइड करते हैं। शेपिंग मशीन का अर्ध बेलनाकार भाग जो बॉडी के ऊपर फिट किया हुआ होता है तथा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म द्वारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन के साथ चलता है। मतलब ये देख सकते हैं कि रैम डॉवटेल ग्रुप में स्लाइड होता है और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, इसलिए वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, जाता है फिर आता है, जाता है फिर आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, काटिंग विधि का संबंध में शेपिंग मशीन की निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टता हो सकती है। मतलब काटिंग मशीन का संबंध जो इसका स्पेशलिटी क्या है, तो जो शेपर मशीन का काटिंग विधि का हिसाब से इसका संबंध क्या होता है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन में क्या है, टूल स्थिर रखा जाता है और जॉब को फीड दी जाती है। टूल स्थिर रहता है और जॉब को फीड देते हैं ना, टूल तो स्थिर नहीं रहता, टूल तो रेसिप्रोकेट होते रहता है, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, टूल दोनों दिशाओं में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है। मतलब बोल रहा है टूल दोनों दिशा में काटता है, फॉरवर्ड में भी काटता है, बैकवर्ड में भी काटता है, तो ये गलत, क्योंकि सिर्फ जो शेपर मशीन में काटता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है, ठीक है। हम लोग फीड जॉब में देते हैं, लेकिन जो टूल होता है वो सिर्फ फॉरवर्ड मोशन में काटता है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन, टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है जबकि जॉब को फीड दिया जाती है। मतलब ये सही आंसर हो जाए, क्योंकि टूल सिर्फ फॉरवर्ड मोशन में काटता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं काटिंग स्ट्रोक। और जो बैकवर्ड मोशन होता है, जो बैकवर्ड स्ट्रोक होता है, उसमें टूल मेटल को नहीं काटता, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, 3:2। आप लोगों को याद रहना चाहिए। कभी कभी बोल देते हैं काटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, तो होता है 3:2। तो कभी कभी ऐसे घुमा के भी देता है कि रिटर्न स्ट्रोक और काटिंग स्ट्रोक का क्या होता है, तो तब हो जाता है 2:3। तो सिर्फ आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शेपर मशीन में टूल सिर्फ फॉरवर्ड मोशन में काटता है और जॉब में हम लोग फीड दे देते हैं, ठीक है। तो बॉक्स में क्या दिया है तो देख लेते हैं, रैम के बैकवर्ड स्ट्रोक में कोई काटाई प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं, रैम का जो बैकवर्ड जो स्ट्रोक होता है उसमें कोई काटाई प्रक्रिया, काटिंग ऑपरेशन नहीं होता है, मात्र फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही काटाई प्रक्रिया होता है। मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटाई होता है, ठीक है, सिर्फ काटिंग होता है। बैकवर्ड स्ट्रोक में टूल की तेज़ी से पीछे लाया जा सकता है। तो बैकवर्ड जो स्ट्रोक होता है उसको हम लोग तेज़ी से पीछे ला सकता है, टूल को तेज़ी से हम लोग बैकवर्ड स्ट्रोक में पीछे ला सकता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोलता है। यही बोला है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोलता है, ठीक है। इस क्रिया के द्वारा जॉब को फीड दिया जाती है, ठीक है। तो इसमें जॉब को हम लोग फीड देते हैं, ओके। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया कि बैकवर्ड स्ट्रोक में जो टूल को तेज़ी से हम लोग रिटर्न लेके आते हैं तो वो होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म द्वारा, ठीक है। तो क्यों करते हैं हम लोग, आइडल टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, टेपर के साइज की विशिष्टीकरण निम्नानुसार होता है। तो ये टेपर नहीं होगा, सेपर होगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए ये सेपर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, जो सेपर होता है उसका विशिष्टीकरण किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं पहले ही डिस्कस कर दिया किसका ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रोक का लंबाई का अनुसार, ठीक है।
तो स्ट्रोक लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसका विशिष्टकरण मतलब इसका स्पेसिफिकेशन स्ट्रोक का लंबाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देख लेते बॉक्स में क्या दिया है। तो हो सके आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन तो बॉक्स में जो जो पॉइंट दिया है एग्जाम में उधर से भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो बॉक्स में जो जो लिखा है उसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बॉक्स में क्या लिखा है, सेपर का साइज उसका रैम की सर्वाधिक लंबाई की स्ट्रोक द्वारा प्रदर्शित होता है। जो बोल रहा है जो उसका जो साइज होता है वो स्ट्रोक लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सामान्यतः सेपर 175 mm से 800 mm स्ट्रोक लंबाई की साइज में उपलब्ध होता है। मतलब जो सेपर मशीन होता है जनरली उसका स्ट्रोक का लेंथ जनरली कितना डिपेंड करता है, 175 mm से 800 mm का बीच में ये वैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, एक सेपर टूल में साइड और फ्रंट क्लियरेंस कोण होता है। जो सेपर टूल होता है उसमें साइड और फ्रंट क्लियरेंस एंगल क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन लेथ टूल की अपेक्षा अधिक, ऑप्शन नंबर बी लेथ टूल की अपेक्षा कम, ऑप्शन नंबर सी लेथ टूल की समान, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, मतलब नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है कि जो लेथ टूल होता है उससे कम होता है। लेथ काटिंग टूल में जितना साइड और फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है उससे कम साइड और फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है सेपर टूल का, ठीक है। तो देख लेते हैं बॉक्स में क्या दिया है। सेपर टूल में साइड और फ्रंट क्लियरेंस कोण लेथ टूल की अपेक्षा कम होती है। मतलब क्या बोला, सेम जैसे बोला कि सेपर टूल में जो साइड और फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है कम होता है। सेपर में औजार को कटाई के समय फीड नहीं दी जाती है। मतलब क्या बोल रहा है, जो सेपर मशीन में जब हम लोग काटते हैं टूल का द्वारा काटते हैं तब टूल में हम लोग फीड नहीं देते हैं, जिस कारणवश औजार को फ्रंट क्लियरेंस कोण सामान्यतः 4 डिग्री और साइड क्लियरेंस एंगल 2 से 3 डिग्री तक रखा जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, हम लोग जैसे लेद में क्या करते हैं टूल में फीड देते हैं, लेकिन सेपर में हम लोग टूल में फीड नहीं देते, जॉब में फीड देते हैं। इसीलिए हम लोग जो साइड और फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है कम रखते हैं। क्लियरेंस फ्रंट क्लियरेंस एंगल 4 डिग्री रखते हैं और साइड क्लियरेंस एंगल 2 से 3 डिग्री रखते हैं। इससे अधिक क्लियरेंस कोण पर कर्तन औजार का पॉइंट टूट सकता है। मतलब इससे ज़्यादा हम लोग क्लियरेंस एंगल दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो पॉइंट होता है वो पॉइंट टूट जा सकता है, ठीक है। और इससे अगर कम दे देंगे तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल कम होने की वजह से घर्षण होगा, रबिंग होगा, वर्क पीस का साथ रबिंग होगा। इसीलिए हम लोग एक स्पेसिफिक या प्रॉपर एंगल को रखते हैं, ठीक है। तो इधर से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेपर टूल में जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल वो कितना होना चाहिए, 4 डिग्री होना चाहिए, और साइड क्लियरेंस एंगल 2 से 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, यूनिवर्सल सेपर और स्टैंडर्ड सेपर से भिन्न होती है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेपर होता है और स्टैंडर्ड सेपर होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। क्यों? ऑप्शन नंबर ए, इसमें टेबल वृत्ताकार होता है, इसमें जो टेबल होता है वो राउंड होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें टेबल टेपर में मशीनिंग करने के लिए झुकाया जा सकता है। जो टेपर करने के लिए हम लोग क्या मशीन टेबल को झुका सकता है, ठीक है, इंक्लाइन कर सकते हैं टेपर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, इसमें टेबल विशेषतः बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए डिजाइन किया हुआ रहता है। मतलब क्या बोला है कि इसका जो टेबल होता है वो सिर्फ राउंड जॉब को पकड़ने के लिए, सिलिंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए होता है, डिज़ाइन किया रहता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें टेबल में अधिक संख्या में टी खांचे काटे रहते हैं। बोला कि इसका जो टेबल होता है इसमें बहुत ज़्यादा टी स्लॉट काटे रहते हैं। तो यूनिवर्सल जो सेपर मशीन होता है, स्टैंडर्ड सेपर मशीन में डिफरेंट क्या होता है, तो इसमें जो डिफरेंट होता है ये कि तो यूनिवर्सल टेपर और स्टैंडर्ड टेपर में क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। इसमें टेबल टेपर में मशीनिंग करने के लिए झुकाया जा सकता है। मतलब मशीनिंग करने टाइम हम लोग टेबल को झुका सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेपर मशीन होता है इसमें ये स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं जो बॉक्स में क्या दिया है। सेपर मशीन की कार्य टेबल मात्र ऊपर नीच या दाएं बाएं चलाया जा सकता है। जो नॉर्मल सेपर मशीन होता है ना उसमें क्या होता है, टेबल को हम लोग ऊपर नीच या दाएं बाएं, राइट साइड या लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हैं। उससे किसी निश्चित कोण पर घुमाया या झुकाया नहीं जा सकता। जो प्लेन सेपर मशीन होता है उसका वर्क टेबल को हम लोग कोई भी कोण में घुमा नहीं सकते और झुका नहीं सकते, ठीक है। और जो यूनिवर्सल सेपर मशीन होता है उसका वर्क टेबल को हम लोग दाएं बाएं भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और कोई भी एंगल में हम लोग घुमा सकते हैं, झुका भी सकते हैं, ठीक है। इससे किसी भी प्रोफाइल के कार्यखंड बनाने में सुविधा रहते हैं। मतलब
यूनिवर्सल सेपर मशीन का द्वारा हम लोग वर्क टेबल को ऊपर नीचे दाएं बाएं या कोई भी एंगल में घुमा सकते हैं, झुका भी सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डिफ़िकल्ट जो प्रोफाइल रहता है उसको कोई भी सोच लो इंक्लाइंड, कोई भी जैसा क्यू ए जैसा रहता है कि डाप्टेल होता है, कोई भी प्रोफाइल में कार्यखंड को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेपर मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, सेपर का विशिष्टकरण निम्नानुसार होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आया था, देख सकते हैं इधर कौन सा नंबर पे, हाँ ये जो 3 नंबर पे क्वेश्चन, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आया था, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया था 2017 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 बार इन लोग रिपीट नहीं किया, मतलब क्या कि 2 बार एग्जाम में आया था, इसीलिए ये बुक में दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार 2013 में आया था और एक बार 2017 में आया था। तो ये क्वेश्चन और डिस्कस नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, अधिक लंबाई कार्यखंड को सहारने के लिए उपयोगी है। मतलब अधिक जो लंबा होता है, बहुत लंबा जॉब को सहारने मतलब सहारा देने के लिए क्या उपयोग होते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रश, ठीक है। जब हम लोग सेपर मशीन में बहुत लंबा जॉब को मशीनिंग करते हैं तब सहारा देने के लिए हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बॉक्स में क्या दिया है देख लेते हैं। अधिक लंबाई कार्यखंड को सहारने के लिए मतलब सहारा देने के लिए ब्रश का उपयोग किया जाता है। लंबा जॉब पर जब कटिंग टूल के द्वारा दाब डालता है तब कार्यखंड बॉल की दिशा में पलटने की कोशिश करता है। लंबा जॉब पर जब कटिंग टूल दाब डालता है, मतलब जब भी कोई लंबा जॉब पर हम लोग कटिंग टूल द्वारा काटते हैं तब क्या होता है, तब कार्यखंड बॉल की दिशा में पलटने का कोशिश करता है। तब क्या होता है, जो कार्यखंड वर्कपीस होता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स देके वर्कपीस को काट रहे हैं उसी डायरेक्शन में पलटने का कोशिश करता है। तो ब्रश को कार्यखंड पर ऐसी अवस्था में लगाया जाता है जिससे वो उसके पलटने से विरोध कर सके। मतलब ब्रश कार्यखंड पर ऐसे जगह में लगाया जाता है कि वो कार्यखंड के मतलब वर्कपीस को पलटने से रोध करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो अब देख लेते ड्राइंग में क्या दिया है। तो ये देख सकते हैं जॉब है, जॉब को ये एडजस्टिंग नट ब्रश है। तो ब्रश कैसे इसको ऐसे सहारा देता है, उसको पलटने से रोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, कैम चालित मैकेनिज्म की क्या विशेषता है। मतलब कैम ड्राइवन मैकेनिज्म में क्या स्पेशलिटी है, दक्षता या रेंज अधिक होना या ऑप्शन नंबर ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षता भी होगा और रेंज अधिक होता है। जो कैम ड्रिवन मैकेनिज्म वाला सेपर मशीन होता है उसमें क्या होता है, दक्षता भी ज़्यादा होता है और रेंज भी अधिक होता है। तो बॉक्स में क्या दिया, उच्च कोटि की मशीनिंग पर टेबल को कोणीय घुमाव का भी पाबंद होता है। मतलब क्या बोले, उच्च कोटि मशीनिंग के लिए टेबल को हम लोग एंगुलर में भी कर सकते हैं, मतलब कोणीय मतलब एंगुलर मूवमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। उसका स्पेशलिटी भी रहता है, उसका अरेंजमेंट रहता है। कुछ सेपर फर्स्ट स्ट्रोक में कटाई करने वाले भी होता है। मतलब कुछ कुछ सेपर होता है जो बैकवर्ड स्ट्रोक में भी मेटल को काटता है, जो भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हेवी वर्कपीस होता है उसको काटने के लिए हम लोग बैकवर्ड स्ट्रोक में भी काटते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी सेपर होता है। एक साथ कई कटाई औजार द्वारा क्रिया करने वाला सेपर भी उपलब्ध होता है। मतलब एक ही साथ कई कटिंग टूल द्वारा क्रिया करने वाला सेपर भी होता है। कुछ मशीनों में कैम चालित यंत्रावली मतलब कुछ मशीन में कैम ड्रिवन मैकेनिज्म भी लगे होते हैं, जहां अधिक दक्षता होता है, जो अधिक एफिशिएंट होता है और इसका रेंज भी अधिक होता है। तो आप लोगों का साथ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, काटिंग प्रोसेस का संबंध में शेपिंग मशीन की निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टि है। मतलब क्या बोल रहा है, शेपिंग मशीन में जो काटिंग प्रोसेस होता है उसका बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये भी सेम क्वेश्चन से, ये भी डीएमआरसी में आया था, तो ये भी क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया था कि टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है और जॉब की फीड दिया जाती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चंस आया है। सेम क्वेश्चंस आप देख सकते हैं डीएमआरसी में आया था। सेपर का साइज निर्दिष्ट किया जाती है। तो सेपर का जो साइज होता है हम लोग कैसे लेते हैं, स्ट्रोक का अधिकतम लंबाई के द्वारा, स्ट्रोक का जो अधिकतम मैक्सिमम लेंथ होता है उसका द्वारा हम लोग सेपर का साइज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, हाई स्पीड स्टील सेपर टूल लगभग डैश तापमान
सहन कर सकता है, मतलब जो शेपर्ड टूल जो होता है वो हाई स्पीड स्टील से बना होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कितना डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा को सहन कर सकते हैं, इट कैन बियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, 2:3 बेग अनुपात वाली एक आकृति मशीन में प्रति मिनट कर्तन स्ट्रोक की परिकलन कीजिए। मतलब 2:3 जो होता है अनुपात, जो बैकवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड स्ट्रोक का जो अनुपात होता है, उसका आकृति वाला एक शेपर मशीन में 1 मिनट में कितना स्ट्रोक होता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं। कर्तन बेग मतलब काटिंग स्पीड दिया है 20 मीटर पर मिनट, स्ट्रोक का लेंथ दिया है 180 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो अब जो मशीनिस्ट से बिलोंग करते हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, जो काटिंग स्पीड इक्वल टू क्या होता है, L इंटू N 1 + M डिवाइड बाई 1000। तो V मतलब होता है काटिंग स्पीड, L मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रोक लेंथ, और N मतलब होता है स्ट्रोक पर मिनट, M मतलब क्या है, बैकवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड स्ट्रोक का रेशियो। ठीक है, तो N इधर क्या निकालने के लिए बोला था, N निकालने के लिए क्या बोला था कि प्रति मिनट कर्तन स्ट्रोक, मतलब प्रति मिनट में काटिंग स्ट्रोक क्या होगा। तो N मतलब क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि V का वैल्यू जानते हैं, L का वैल्यू जानते हैं, और N का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ऐसे पुट कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो PDF है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला PDF आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्योंकि ये इसरो में भी क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, 66.66 स्ट्रोक पर मिनट। तो स्ट्रोक क्या होता है, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और बैकवर्ड स्ट्रोक होता है, इन दोनों को मिला के होता है एक स्ट्रोक। ठीक है, वैसे 66.66 स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खांचेदार कर्ज में स्ट्रोक की लंबाई 300 मिलीमीटर। ठीक है, तो स्ट्रोक का जो लंबाई बोल रहा है वो 300 मिलीमीटर, प्रति मिनट डबल स्ट्रोक की संख्या 40, प्रति मिनट में जो डबल स्ट्रोक है उसका संख्या 40, और वापसी समय और कर्तन समय की अनुपात 2:3, मतलब बैकवर्ड स्ट्रोक और काटिंग स्ट्रोक का जो अनुपात है 2:3। तो काटिंग स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो कर्तन बेग क्या पता कीजिए, मतलब काटिंग स्पीड हम लोग को निकालना है। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं V = NL ब्रैकेट में 1 + M बटा 1000। तो इधर V निकालने के लिए बोला है काटिंग स्पीड, N दे दिया, डबल स्ट्रोक बोल दिया, प्रति मिनट डबल स्ट्रोक 40 होता है। ठीक है, तो L मतलब क्या है, स्ट्रोक की लेंथ 300 mm दे दिया है, और जो वापसी स्ट्रोक और काटिंग स्ट्रोक का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो आप लोग पुट करके इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो काटिंग स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है 20 मीटर पर मिनट। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो जो स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का क्वेश्चन अगर अच्छा लगे और भी अच्छा क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, स्ट्रोक लेंथ L है और प्रति मिनट काटिंग स्ट्रोक की संख्या N है। N मतलब क्या, प्रति मिनट में कितना काटिंग स्ट्रोक हो रहा है, मैं तो पहले ही बता दिया। M मतलब क्या होता है, एक होता है जो वापसी स्ट्रोक और कर्तन स्ट्रोक का जो रेशियो होता है वो होता है। ठीक है, तो क्या निकालने के लिए बोला है, कर्तन बेग, काटिंग स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो ये सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला पूछा है, यही फॉर्मूला आप लोगों को पूछा है। ठीक है, कि V = क्या हो जाएगा, काटिंग स्पीड इक्वल टू V = हो जाएगा NL 1 + M बटा 1000। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। है, तो आज का था टोटल 17 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर मशीन एंड देयर यूजफुलनेस। तो जितना ज़्यादा होता है शेपर मशीन से जितना क्वेश्चन बनता है, मैं धीरे धीरे आपको सॉल्व करा दूंगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तब के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।